वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज़ की क्लास में आज हमारी हिस्ट्री की 6 क्लास है। हम हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, आज हमारी 6 क्लास है, यानी 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक, और आने वाले 2-3 दिन में हम पूरे 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लेंगे आपके जीएस के पार्ट के लिए। आपका लेक्चरर, आपका एसआई और आपका डीएलएड सभी एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? 1857 के विद्रोह के समय 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, मेजर विलियम टेलर या जनरल ह्यूज रोज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पे जो सही आंसर है 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का वायसराय था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग क्या था? 1857 के विद्रोह के समय आपका भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बनाया गया था? कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके तहत भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसको वैध बना दिया गया था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर या 1793 का चार्टर एक्ट। तो किस चार्टर एक्ट के तहत यह ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत भारत में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बनाया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था? एकाधिकार समाप्त हो गया था और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैधानिक बना दिया गया। ठीक है, तो 1813 से पहले क्या था? भारत में केवल व्यापार का अधिकार किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के गठन से जुड़ा था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन गठन कब हुआ? 1885 में। तो कौन उससे जुड़ा था? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता या केटी तेलंग या ये तीनों के तीनों उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था 1885 में बना, इसके गठन से जुड़े हुए थे उपयुक्त सभी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग तीनों क्या थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के क्या थे? संस्थापक थे। अब यह क्या था जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था? यह एक ऐसा एसोसिएशन या संघ था जिसने भारतीय हितों की रक्षा की और 1885 के अंत में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की मेज़बानी की। तो 1885 के अंत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक होती है तो उसकी मेज़बानी कौन करता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। स्थापना कब होती है इसके? 1885 में, और 3 लोग शामिल हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, जिनका पूरा नाम है काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कित्तूर विद्रोह जो कब हुआ? 1824 से 29 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कित्तूर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। समय क्या है? 1824 से 1829। हमें देखना है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। एक रानी चेन्नम्मा का नाम सब ने सुना होगा, तो ये है आपका रानी चेन्नम्मा, फोंड सावंत, अन्ना साहब या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हम सही आंसर देख लेते हैं। जो कित्तूर विद्रोह है इसका नेतृत्व किया गया था आपका रानी चेन्नम्मा से। ठीक है, तो रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया था। थोड़ा सा इसके विषय में डिटेल देख लेते हैं। कित्तूर विद्रोह कब हुआ? 1824 से 29 के बीच। अंग्रेजों ने कित्तूर, और कित्तूर कहाँ पे? आपके कर्नाटक में क्या किया? कित्तूर के जो प्रमुख हैं उनके दत्तक पुत्र को क्या लिया था? उन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको प्रशासन पर कब्जा करके सत्ता संभालने से रोका। अंग्रेजों ने कित्तूर के प्रशासन पे कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? वहाँ पे विद्रोह हो गया।
कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो कित्तूर के प्रमुख थे उनकी विधवा रानी चेन्नम्मा कर रही थी। ठीक है। विद्रोहियों ने अंग्रेजों द्वारा कुचले जाने से पहले कित्तूर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। ये है आपके कित्तूर के विषय में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, भारत विभाजन 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ अनसुलझे प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन है, सर मॉइस ग्वायर, सर हेनरी टॉर्नेल, सर पैट्रिक स्पेंस या रोड्रिक पार्क्स। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि जब भारत पाकिस्तान या भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में 1947 में, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे प्रश्न थे उनके निपटारे का जो न्यायाधिकरण बनाया गया उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सर पैट्रिक स्पेंस क्या थे? उस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे। थोड़ा इसके विषय में डिटेल देख लेते हैं। और विभाजन से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हो पा रहे थे, तो इन मुद्दों पर समझौते के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष थे आपके सर पैट्रिक स्पेंस। वो क्या थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अपनी रचना या इनकी अपनी एक पुस्तक है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? पावर्टी एंड आपका अन ब्रिटिश, ये इसका हिंदी में ट्रांसलेट है जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। इसमें इस पुस्तक में भारत की गरीबी के निम्नलिखित कारणों की ओर ध्यान दिलाया। गृह शुल्क, ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा इंग्लैंड भेजा गया धन, भारत की जनसंख्या वृद्धि या भारत में ब्रिटिश पूंजी का प्रवाह। तो इस पुस्तक में भारत की गरीबी के जो कारण थे, यहाँ पे 4 हमें ऑप्शन दिए गए। इनमें से कौन से कारण भारत की गरीबी के इन्होंने बताए थे। यहाँ पर हमें क्या करना है? एक कूट दिया गया है, हमें देखना है कि सही आंसर कौन से होंगे। यहाँ पे है केवल 1 और 2, या गृह शुल्क और ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा इंग्लैंड भेजा गया धन, केवल 1, 2, 3 जिसमें जनसंख्या वृद्धि भी इंक्लूड है, केवल 1, 2, 3, 4 या चारों, या केवल 1, 2 और 4। आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं कि सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका केवल 1, 2 और 4, यानी जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी उसमें भारत में गरीबी की जो कारण थे वो कौन बताए गए थे? 1, 2, 4, यानी गृह शुल्क, ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा इंग्लैंड भेजा गया धन और भारत में ब्रिटिश पूंजी का प्रवाह। ये क्या थे? भारत में गरीबी के कारण थे। जनसंख्या वृद्धि जो था भारत की गरीबी का कारण उस पुस्तक में मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए, अपने कार्य में दादा भाई नौरोजी ने यह स्वीकार नहीं किया कि भारतीय गरीबी के कारण अधिक जनसंख्या या अंग्रेजों द्वारा प्रचारित कुछ आर्थिक कानूनों का प्रभाव था। ठीक है, तो गरीबी उसने कारण नहीं बोला। ठीक, चलिए आगे है, महात्मा गांधी के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए। थोड़ा डिटेल क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कथन क्या है? उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, किनके? महात्मा गांधी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1910 के दशक के अंत में, यानी 1910 का दशक चल रहा था 1911-12 वाला, अंत में बिहार की प्रांतीय विधानसभा में कृषि विधेयक पारित हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड और CR दास फंड दोनों की स्थापना की। और तीसरा, उन्होंने मॉन्टेग्यू सुधारों को इंग्लैंड द्वारा प्रस्तावित और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं बताया। तो इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन से सही है गांधी जी के विषय में। यहाँ पर हमें कुछ कूट दिए गए हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर है केवल 1 और 2, यानी 1 और 2 कहाँ पर है? तो जो पहला वाला पार्ट है कि गांधी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1910 के दशक के अंत में बिहार की प्रांतीय विधानसभा में कृषि विधेयक पारित हुआ, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड और CR दास फंड दोनों की स्थापना की।
तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये गांधी जी के विषय में नहीं है। अब थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं, इसमें है क्या। पहला कथन सही है। पहला कथन सही क्या है कि जो 1900 दशक के जो अंत में हमने क्या किया, एक कृषि विधेयक पारित किया बिहार में, ठीक है। तो यह उत्तर बिहार में चंपारण कृषि विवाद पर आधारित था। तो बिहार में चंपारण में कब गए महात्मा गांधी, 1917 में गए थे। 1910 का जो दशक चल रहा था उसके अंत में गांधी जी बिहार गए और बिहार में चंपारण में किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसके तहत गांधी जी बिहार गए थे और वहीं पर क्या किया, एक कृषि विधेयक पारित हुआ। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, उन्होंने CR दास फंड और तिलक फंड की स्थापना की। तीसरा कथन जो है वो गलत है। वो गलत क्यों है, क्योंकि एक तो तिलक थे जिन्होंने क्या किया, मोंटेग्यू सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक सूर्यविहीन सुबह के रूप में वर्णित किया। तो तिलक ने जो मोंटेग्यू सुधार थे उन्हें क्या कहा, अयोग्य और निराशाजनक एक सूर्यविहीन सुबह कहा। दूसरा, श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या कहा कि यह इंग्लैंड द्वारा प्रस्तावित और भारत द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं था। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है यह कथन किसका है, आपका एनी बेसेंट का है। और जो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही मोंटेग्यू सुधारों के विषय में अपनी अपनी बात कही। तिलक ने कहा अयोग्य निराशाजनक और एनी बेसेंट ने कहा ये वाली इंग्लैंड द्वारा प्रस्तावित और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं, ठीक है। तो इन पॉइंट को भी जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसने मोंटेग्यू सुधारों के विषय में ये वाले जो कथन थे ये कहे थे, ठीक है। चलिए, भारत कब एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य, तो भारत कब बना, 1947, 45, 1942 या 1950। चार ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाता है हमारा 1950। 1950 में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को तो भारत स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। और जब भारत का संविधान लागू होता है, भारत द्वारा संविधान को अपनाया जाता है, तो भारत को आप प्रस्तावना पढ़ते तो उसमें क्या लिखा गया, भारत एक क्या है, संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, जिसे भारत में अब हम 26 जनवरी को इसीलिए क्या मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या था, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज्य घोषित कर दिया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो यह आपका 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की महारानी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया गया, 1858, 1846, 1877 या 1879, ठीक है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 1877। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। अब ये थोड़ा सा डिटेल क्या है इसका, 1877 में क्या होता है, दिल्ली दरबार आयोजित होता है और इस दिल्ली दरबार के दौरान महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया जाता है। और जब दिल्ली दरबार होता है 1877 में, तो उसमें लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे, ठीक है। और लॉर्ड लिटन के विषय में तो ये भी कहा जाता है उसमें भारत में अकाल पड़ा था, तो भी उन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली दरबार था इस पर बहुत सारा खर्चा किया था। काफ़ी डिटेल के विषय हम पढ़ने, जब हम कुछ आपको थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे अगर आप चाहते हैं तो ये जो जितने वायसराय है सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए, रेले आयोग निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का परिणाम था। रेले आयोग 1901 का शिमला सम्मेलन, 1902 का नोएडा सम्मेलन, 1901 का अहमदाबाद सम्मेलन या 1902 का कोलकाता सम्मेलन, ठीक है। तो जो रेले आयोग था, पहले तो जो रेले आयोग था इसे ही हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। तो यह किस सम्मेलन का परिणाम था, इसका उत्तर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
1901 का जो शिमला सम्मेलन था उसका परिणाम था आपका रैले आयोग। अब ये रैले आयोग 1901 के शिमला सम्मेलन से कैसे निकला, इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1901 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। कब, 1901 में, और प्रमुख विश्वविद्यालयों के कई सरकारी अधिकारियों को आमंत्रित किया। उसके बाद वर्ष 1902 में उन्होंने भारत सरकार के तत्कालीन विधि सदस्य सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो जो रैले आयोग है आपका, थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो आयोग नियुक्त हुआ उसे क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। और ये किसका परिणाम था, 1901 में जो शिमला में सम्मेलन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप हुआ था। और आयोग कब गठित हुआ, 1902 में। कौन सा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कब फेंका था, 23 दिसंबर 1912 को। रासबिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव या ये आपका सुखदेव नहीं है, ये हमारा सुखदेव, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन ऑप्शन में से जिसने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका 23 दिसंबर 1912 में, वह व्यक्ति हैं आपके, सही आंसर है आपका रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है, और ये भी दिल्ली दरबार के समय हो रहा था। दिल्ली दरबार 1912 में जब आयोजित किया गया, 11-12 में, जब देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, तो उस समय क्या हुआ था, ये लॉर्ड हार्डिंग पे रासबिहारी बोस ने बम फेंका था। ठीक है, रासबिहारी बोस ने क्या किया, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, और बाद में वर्ष 1915 में वे काल्पनिक नाम P.N. ठाकुर के तहत जापान भागने में सफल रहे। तो कब भागे वे, क्या नाम से, P.N. ठाकुर के नाम से वे जापान भागे 1915 में। ठीक है, चलिए, अंग्रेजों का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत फेमस सिद्धांत है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कृषि, उद्योग, शिक्षा या व्यापार। 4 ऑप्शन है, कृषि, उद्योग, शिक्षा या व्यापार। तो अंग्रेजों का जो ये अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत है, ये संबंधित है हमारा आपका, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। तो ये है शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया, थोड़ी जो डिटेल है, अंग्रेजों की जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोवर्ड निस्पंदन सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत, ये थ्योरी शिक्षा से जुड़ी है। अंग्रेजों ने 1854 तक इस इसका पालन किया, जब तक ये क्या था आपका जो आपका भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा होता है, आपका घोषणा पत्र आता है, वुड का घोषणा पत्र, आपका 54 का है ना, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तब तक अंग्रेजों ने क्या किया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का पालन किया। इसके तहत का क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कम लोगों को शिक्षा प्रदान करना और उन लोगों के माध्यम से ही आम लोगों तक शिक्षा का प्रसार करना। ये था क्या, ये क्या था आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो शिक्षा से जुड़ी थी। ठीक है, था क्या इसका उद्देश्य, कम लोगों को शिक्षा प्रदान करना और उसके माध्यम से आम लोगों तक शिक्षा का प्रसार करना। 1854 में जब वुड का घोषणा पत्र आता है आपका भारतीय शिक्षा का, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसके बाद ये थ्योरी नहीं पालित की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल लोग बाहरी लोगों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते थे। जो संथाल थे, एक जो जनजाति है, आदिवासी थे, वो जो बाहरी लोग उनके क्षेत्र में प्रवेश करते थे, किस नाम से उन्हें पुकारते, चेंचुस, कायाली, दीकू या डेमी। तो अगर आपने अच्छी वाली बुक से हिस्ट्री पढ़ी है तो आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जो संथाल लोग थे वो बाहरी लोगों को किस नाम से जानते थे, इसका आपका यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया है। तो संथाल लोग बाहरी लोगों को दीकू नाम से पुकारते, उनको दीकू कहते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डिटेल क्या है। जो संथाल है वो बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। दीकू शब्द का मतलब क्या था, बाहरी लोगों से था। ठीक है, दीकू शब्द का मतलब बाहरी लोगों से था, जैसे व्यापारी, साहूकार, मिशनरी, हिंदू जमींदार, अंग्रेज। ठीक है, जो बाहर से लोग आते थे, व्यापारी, साहूकार, मिशनरी, जो आपका अंग्रेज़ मिशनरी थी, ब्रिटिश मिशनरी थी, क्रिश्चियन मिशनरी थी, हिंदू जमींदार या अंग्रेज। संथाल जो थे वो इन बाहरी लोगों के उत्पीड़न से नाराज़ थे। वे खुद को गैर संथालों द्वारा उपेक्षित और शोषित मानते थे। संथाली लोग
और उसके बाद क्या होता है, 1855 में एक संथाल विद्रोह होता है, जिसके कारण यही थे कि बाहरी लोगों का जो उत्पीड़न था उससे वे परेशान थे। तो 1855 में क्या होता है, संथाल विद्रोह होता है। संथालों ने क्या किया, इन बाहरी ताकतों का विरोध करके और उन्हें खदेड़कर अपनी स्वायत्तता वापस पाने और अपनी जीवन शैली की रक्षा करने की कोशिश की। किसके द्वारा, संथाल विद्रोह के द्वारा, जो कब होता है आपका 1855 में। ठीक है, तो ये आपका संथाल विद्रोह का भी थोड़ा सा डिटेल आ गया। फिर आपका पाबना किसान विद्रोह। पाबना किसान विद्रोह किस वर्ष शुरू किया गया, 1870, 73, 76 या 80। 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, 70, 73, 76 या 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है पाबना किसान विद्रोह है, जो वो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 1873 में पाबना किसान विद्रोह शुरू किया गया। अब ये थोड़ा सा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। पाबना किसान विद्रोह जो था, पाबना किसान विद्रोह जो आपका 1873 से 1876 के बीच शुरू हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के पाबना जिले के यूसुफशाही परगने में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल के पाबना जिले के यूसुफशाही परगने में। और अब जो ये पाबना है यह कहाँ है, बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में। यह विद्रोह जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों ने किया था। तो जो पाबना का विद्रोह किया था, किसने किया था, किसानों ने किया था। किसके खिलाफ था, जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था। इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। ठीक है, जो ईशान चंद्र राय थे उनको विद्रोही राजा के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह को आर.सी. दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोगों ने समर्थन भी दिया था। तो ये है आपका पाबना विद्रोह का डिटेल। ठीक है, पाबना विद्रोह से संबंधित जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था और क्यों हुआ था और उसके नेता कौन थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद H.H. विल्सन ने किया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारी जो भारत की पुस्तकें थी, जो संस्कृत में थी, अन्य भाषाओं में थी, उनका अनुवाद क्या किया, अंग्रेजी में किया था। और जो अनुवाद किया था वो क्या था, H.H. विल्सन ने। तो यहाँ पे किन पुस्तकों का अनुवाद H.H. विल्सन ने किया, विष्णु पुराण, कालिदास का मेघदूत या ऋग्वेद। और यहाँ पे हमें कूट दिए गए हैं, क्या केवल एक या दो, 2 और 3, 1, 2 और 3 या सभी का किया था। तो आंसर है इसका 1, 2 और 3, यानी जो पुस्तक है विष्णु पुराण, कालिदास का मेघदूत और ऋग्वेद, इन तीनों पुस्तकों का अनुवाद किया था आपके H.H. विल्सन ने किया था अंग्रेजी में। ठीक है, तो H.H. विल्सन ने अंग्रेजी में पुस्तकों का अनुवाद किया, विष्णु पुराण, कालिदास का मेघदूत और ऋग्वेद, इन 3 पुस्तकों का अनुवाद किया था। H.H. विल्सन का पूरा नाम है हॉरेस हामेन विल्सन ने विष्णु पुराण का किया 1840 में, मेघदूत का किया 1813 में। ठीक है, और तीसरी है ऋग्वेद का। ठीक, तो ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति भी उन्हें माना जाता है। 3 पुस्तकों का क्या है, विष्णु पुराण, मेघदूत और ऋग्वेद। और ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति है आपका विल्सन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया। किसने, डचों ने। सूरत, पुलिकट, मछलीपट्टनम या कासिम बाजार। सूरत, पुलिकट, मछलीपट्टनम या कासिम बाजार। तो जो डच थे, डचों ने अपने सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया, 1605 में। कहाँ पे, मछलीपट्टनम में। इसके बाद उन्होंने 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में बीमिलीपट्टनम और 1653 में चिनसुरा में कारखाना स्थापित किया। लेकिन जो पहला स्थापित किया वो कहाँ किया, मछलीपट्टनम में सन 1605 में। उसके बाद 1, 2, 3 और 4, तो 4 कारखाने और स्थापित किए डचों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर जनरल के बाद भारत में क्या हुए अंग्रेज़ों के वायस राय। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जब क्राउन का शासन आया ना, तो क्राउन के शासन के बाद
जो थे भारत में शासन करने वाले वो थे वायसराय, ठीक। और उससे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन चल रहा था तब थे गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था इसमें? सही आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे और 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा के बाद क्राउन के शासन के तहत भारत के पहले वायसराय बने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो द्वितीय। साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारत का वायसराय कौन था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन जो था वो भारत का वायसराय था जब साइमन कमीशन भारत आया था। और लास्ट क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हरिजन समाज जो समाचार पत्र थे उसके जो संस्थापक थे वो थे आपके मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने 2 अखबार शुरू किए, यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन गुजराती में। बाद में उन्होंने 2, ये भी महात्मा गांधी की रचनाएं हैं, यंग इंडिया और नवजीवन। नवजीवन आपका गुजराती में और यंग इंडिया है अंग्रेजी में। बाद में उन्होंने अछूत जातियों के बेजुबान लोगों को आवाज़ देने के लिए हरिजन सेवक और हरिजन बंधु शुरू किए। हरिजन सेवक और हरिजन बंधु शुरू किए अछूत जातियों के लिए। 1933 में महात्मा गांधी ने एक साप्ताहिक अखबार हरिजन शुरू किया। तो कब शुरू किया हरिजन को? 1933 में। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन, तो अब हमने 120 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के करवा दिए हैं। आने वाली एक तो क्लास में आपके 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट होने वाले हैं और उसके बाद हम ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट करेंगे।